नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर के कैटलिस्ट क्लासेस की नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 का, जिसे कहा जाता है मेंडलीय वंशागति। आज हम लोग जो है मेंडलीय वंशागति के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे यानी कि रजनीश कुमार के साथ और देखते रहिए आर के कैटलिस्ट क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मेंडलीय वंशागति। अब बात आती है मेंडलीय वंशागति में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, वंशागति किसे कहते हैं, वंशागति शब्द किसने दिया, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि बात की जाए सबसे पहले कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो आनुवंशिकी शब्द 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आनुवंशिकी शब्द 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बात आती है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है वंशागति किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के दौरान आधे लक्षण संतानों में पिता के पहुंचते हैं और आधे लक्षण संतानों में माता के पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी होता है, जनक पौधों से आधे आधे लक्षण ट्रांसफर होते हैं। तो वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। वे सभी लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। इन लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। वंशागत लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं तथा वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर जो है मेंडल से संबंधित पढ़ना है, तो हम लोग जो है बात करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इन्हें आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखिए मेंडल जो थे, मेंडल गणित और विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे, लेकिन यदि इनके जन्म की बात की जाए, इनके देश की बात की जाए, तो ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निवासी थे, ब्रून शहर के निवासी थे। इनका जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, चूँकि ये गणित और विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे। और आगे चलकर जब ये बड़े हुए तो इन्हें एक चर्च का पादरी नियुक्त किया गया, एक चर्च का पादरी नियुक्त किया गया। अब चर्च में एज अ फादर ये अपॉइंटेड कर दिए गए, वहाँ पर पादरी का कार्यभार सौंप दिया गया इन्हें। तो ये वहीं पूजा कराते थे, प्रेयर कराते थे और उसका जो ग्राउंड था वहाँ अन्य फल फूल वाले पौधों के साथ साथ मटर को भी उगाया करते थे। अब बात आती है ये जो मटर उगाया करते थे उसका वैज्ञानिक नाम क्या था। अब मेंडल जिस मटर को उगाया करते थे उसका वैज्ञानिक नाम था पाइजम सैटिवम। धीरे ये मटर उगाते रहे और उसके समस्त लक्षणों, समस्त विभिन्नताओं को अपनी डायरी में नोट करते रहे। अब धीरे धीरे ऐसा काम इन्होंने 8 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? 8 वर्षों तक किया। 8 वर्षों तक ऐसा करने के पश्चात जब इन्होंने सभी डेटा का मिलान किया,
उसमें पाई गई विभिन्नताओं का अध्ययन किया। तो उसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिन्हें वंशागति के नियम कहा गया। वंशागति के नियम कहा गया। जब इन्होंने ये नियम प्रस्तुत किए तो उन्हें वहीं ऑस्ट्रिया देश का ब्रून शहर जो था, उसी शहर में चलने वाली लोकल पत्रिका, उसका नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस नाम से एक लोकल पत्रिका चलती थी। इसी पत्रिका में मेंडल ने अपने प्रयोगों को छपवाया। अब इस पत्रिका चूंकि सीमित जगहों तक ही पहुंच पाती थी, इसलिए मेंडल के प्रयोगों को सीमित लोगों ने ही पढ़ा और उसके बारे में जानकारी हासिल हो पाई, अर्थात मेंडल विश्वविख्यात नहीं हो पाए। अब इसी समय, ये सन 1865 की बात है, ठीक इसी समय एक दूसरे भाई साहब थे जिनका नाम था डार्विन। डार्विन जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रकृति वैज्ञानिक नियुक्त थे, इन्हें एक बीगल नामक जहाज उपलब्ध कराया था। पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये अपना भ्रमण पूर्ण करके इसी समय वापस आए थे और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे। तो सभी वैज्ञानिकों का ध्यान उस तरफ था, इसीलिए मेंडल के नियमों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और मेंडल का कार्य उपेक्षित रहा। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता रहा और लगभग 35 वर्षों के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है ह्यूगो डी व्रीज, जो हॉलैंड के निवासी थे। दूसरे थे कार्ल लॉरेंस, जो जर्मनी के निवासी थे, और तीसरे वैज्ञानिक थे शर्माक, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस और शर्माक, ये अलग अलग देशों के 3 वैज्ञानिक सेम काम करते हैं। अब सेम काम करने पर इन्हें जो निष्कर्ष मिलता है वो मेंडल के नियमों के अनुसार प्राप्त होता है। ये भी अपना कार्य जो है पब्लिश कराते हैं, छपवाते हैं। अब चूंकि यही चीज़, यही नियम जब मेंडल के शहर ब्रून शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं और उस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं, जिससे अंततः निष्कर्ष निकलता है कि मेंडल ने जो नियम खोजे थे वो सही थे। और सन 1900 में उन्हें दोबारा ये 3 वैज्ञानिक खोजते हैं, इसीलिए उनके कार्य को मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है और मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण मेंडल सफल हो गए, उनकी सफलता के कारण क्या थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मेंडल की सफलता के पीछे 4 कारण थे। पहला कारण था उनकी कार्यविधि, जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया था वो कार्यविधि उनकी सफलता का कारण थी। दूसरा कारण था प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन। तीसरा कारण था वंशागत विशेषकों का चयन और चौथा कारण था संकरण विधि। ये 4 कारण थे जिनकी वजह से मेंडल सफल हो पाए। तो एक एक करके इन चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण है कार्यविधि। कार्यविधि क्या थी मेंडल की? देखिए, मेंडल की जो कार्यविधि थी उसमें मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, पहली बात। दूसरा, मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कई पीढ़ियों तक किया, अर्थात दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, इस तरह से कई पीढ़ियों तक एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नेक्स्ट, इन्होंने जितना भी क्रॉस कराया, जिस भी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, उस सब का रिकॉर्ड अपने पास रखा, उस सब का रिकॉर्ड अपने पास रखा। तो ये इनकी कार्यविधि थी, इसलिए इस कार्यविधि के आधार पर ये सफल हो पाए। दूसरा कारण है इनका प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जिस वस्तु का चयन किया था उसका नाम था मटर। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मटर पर किए थे। पूछा जाता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। इन्होंने इस मटर पर अपने प्रयोग किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए
मटर का ही चयन क्यों किया, आखिर क्या कारण थे। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुना, उसके भी कारण थे। पहला कारण ये कि मटर 1 वर्षीय पौधा होता है, अर्थात जो अपना जीवन काल 3 से 4 महीने में पूर्ण कर लेता है, इसीलिए उसे 1 वर्षीय माना जाता है। दूसरी बात, मटर को कहीं पर भी उगाया जा सकता है, उसे हम आसानी से उगा सकते हैं। मटर जो होती है उसमें नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प पर होते हैं, अर्थात उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है। चौथा कारण था कि मटर में स्वपरागण होता है और स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से एक जैसे होते हैं, जनन में सक्षम होते हैं, अर्थात जो है वहाँ विभिन्नता नहीं आ पाई, इसलिए इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चयन किया। तो दूसरा कारण था इनकी सफलता का प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन, जिसके लिए इन्होंने मटर का चयन किया। तीसरा वंशागत विशेषकों का चयन। इन्होंने मटर के जिन लक्षणों का अध्ययन किया वो गिने चुने लक्षण थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जो है किसी भी लक्षण पर प्रयोग करने लगे, गिने चुने लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने मटर के 7 लक्षणों का चयन किया। अब वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, तो आपके सामने ये लिस्ट बनी हुई है उन 7 लक्षणों के लिए। देखिए, पहला लक्षण था तने की लंबाई। तने की लंबाई में जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है, और जो बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। दूसरा लक्षण था पुष्पों की स्थिति। पुष्पों की स्थिति अर्थात पुष्पों के लगने का क्रम पुष्पों की स्थिति कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अक्षीय जो स्थिति थी वो प्रभावी लक्षण था, और अग्रस्त अर्थात टर्मिनल सबसे ऊपरी पोजीशन पर जो पुष्प लगता है वो अप्रभावी लक्षण था। तीसरा लक्षण इन्होंने चयन किया था पुष्पों का रंग। मटर के पुष्पों का रंग, तो पुष्पों का जो बैगनी रंग था वो प्रभावी था और सफ़ेद रंग अप्रभावी था। नेक्स्ट, फली का रूप। फली किस रूप में पाई जा रही है, फूली हुई है, पिचकी हुई है। जो फूली हुई फली है वो प्रभावी लक्षण है, जो पिचकी हुई फली है वो अप्रभावी लक्षण है। अगला है फली का रंग। फली का रंग कौन सा है, हरा है या पीला है। हरा रंग प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी है। अगला था बीज की आकृति। बीज कैसा है, गोल है या झुर्रीदार है। गोल बीज प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट, अगला और लास्ट लक्षण था बीजों का रंग, जो पीला या हरा है। पीला रंग प्रभावी है, हरा रंग अप्रभावी है। तो मेंडल ने मटर के इन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। तने की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों का रंग, फली का रूप, फली का रंग, बीज की आकृति, बीजों का रंग। तो पूछा जाता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जिस मटर का चयन किया था उसके कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये हो गया वंशागत विशेषकों का चयन। नेक्स्ट चौथा है संकरण विधि। संकरण विधि, इन्होंने जो संकरण विधि अपनाई उसके जरिए भी ये सफल हो पाए। जो बौने पौधे थे उनके पुष्पों को खोलकर, जो बौने पौधे थे उनके पुष्पों को खोलकर इन्होंने नर जनन अंग को काटकर हटा दिया, और लंबे पौधों के पुष्पों को खोलकर वहाँ से पराग कणों को ब्रश की सहायता से ले जाकर उन बौने पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुँचाया, जिससे वहाँ पर परागण की क्रिया हो सकी और जो पौधे उत्पन्न हुए उनमें नए लक्षण आ सके। नेक्स्ट, संकरण विधि जो इनकी थी बहुत ही खास थी, तो इसलिए इन 4 कारणों के आधार पर मेंडल सफल हो पाए। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल के सफलता के क्या कारण थे, तो ध्यान रखिएगा मेंडल की सफलता के ये 4 कारण थे। क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पर ही क्यों किए, तो मटर का पौधा चुनने के भी कारण थे। अभी हम लोगों ने बात की है कि क्या कारण थे मटर का पौधा चुनने के। अब हम लोग इसके बाद मेंडल के जो संकरण प्रयोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, आगे बात की जाए संकरण प्रयोग, तो मेंडल ने जो संकरण प्रयोग कराए थे वो 2 प्रकार के कराए थे संकरण प्रयोग। पहला संकरण प्रयोग था एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और दूसरा था द्विसंकर संकरण।
एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण में इन्होंने क्या कराया, देखिए एक संकर संकरण किसे कहा जाता है, जब किसी अलग अलग पौधों के बीच एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखिए एक संकर संकरण की यदि हम बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यदि हम बात करें, तो मेंडल ने इसमें दो पौधे लिए, लक्षण एक लिया तने की लंबाई का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो पौधे लिए, लक्षण एक लिया तने की लंबाई का। एक लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा, और दूसरा बौना पौधा लिया, बौना पौधा। लंबे पौधे का यदि जीनोटाइप की बात की जाए तो लंबे पौधे का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी था, जबकि बौने पौधे का स्मॉल टी था। इन दोनों का क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो यहाँ जो गैमीट बने, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी गैमीट बने। अब इन गैमीट्स का जो फ्यूजन हुआ अर्थात निषेचन हुआ तो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए। अब ये जो F1 पीढ़ी में इन्हें पौधे प्राप्त हुए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप वाले थे, जो देखने में लंबे थे लेकिन जीनोटाइप के अनुसार हाइब्रिड थे। देखने में लंबे थे लेकिन जीनोटाइप के अनुसार हाइब्रिड थे। जब इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो इन्हें F1 पीढ़ी में लंबे और हाइब्रिड पौधे प्राप्त हुए। अब जब इन्होंने इस F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का क्रॉस, F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का क्रॉस इन्हीं के साथ कराया अर्थात स्वपरागण कराया, तो इन्हें F2 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, देखते हैं वही F2 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए। इन्हें यहाँ से गैमीट प्राप्त हुए, कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया। अब इनका क्रॉस कराया जाए तो F2 पीढ़ी में इन्हें इस तरह से 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और एक पौधा बौना प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक संकर संकरण में किस अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, तो 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा बौना प्राप्त होता है। ये है मेंडल का एक संकर संकरण। मेंडल के द्विसंकर संकरण की यदि बात की जाए तो द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, तो देखिए द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहा जाता है, तो मेंडल ने जब 2 लक्षणों को लेकर 2 अलग अलग पौधों के बीच क्रॉस कराया तो उसे द्विसंकर संकरण कहा गया या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। देखते हैं मेंडल ने आखिर कौन कौन से 2 लक्षणों को लेकर 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया। मेंडल ने यहाँ पर बीज की आकृति और बीजों का रंग लेकर के क्रॉस कराया 2 अलग अलग पौधों के बीच। एक पौधे में बीज का आकार या बीज की आकृति गोल ली और बीज का रंग पीला, जो कि प्रभावी लक्षण है, जबकि दूसरे पौधों में बीज की आकृति या आकार को झुर्रीदार लिया और उसका रंग था हरा, जो कि अप्रभावी लक्षण था। और जब गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया गया, जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई था, और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का जीनोटाइप स्मॉल वाई था। जब इनके बीच क्रॉस कराया तो इन्हें यहाँ से गैमीट प्राप्त हुए कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि इधर से इन्हें गैमीट प्राप्त हुए स्मॉल वाई। F1 पीढ़ी में इन्हें जो पौधे प्राप्त हुए उनका जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि गोल पीले बीज वाले थे लेकिन हाइब्रिड थे। अब इन्होंने इन्हीं पौधों का स्वपरागण कराया, अर्थात F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का क्रॉस उन्हीं के साथ कराया। तो इन्हें जो गैमीट प्राप्त हुए ये
कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया। दूसरी कंडीशन में स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया। ठीक इसी प्रकार इधर भी इन्हें कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट के रूप में प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट के रूप में प्राप्त हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट के रूप में प्राप्त हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट के रूप में प्राप्त हुआ। अब इन गैमेटों का क्रॉस कराने पर इन्हें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब देखिए जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें इन्हें 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो वही देखते हैं 16 प्रकार के पौधे किस तरीके से इन्हें प्राप्त हुए, आइए बात करते हैं और देखते हैं इनके 16 तरीके से कैसे पौधे इन्हें प्राप्त हुए। देखिए 16 प्रकार के जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो हम लोग जो है देखते हैं। देखिए इन्हें जो गैमीट प्राप्त हुए हैं इन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। देखिए इधर वाले गैमीटों को हम लोग जो है इसके एक तरफ नोट करते हैं, इधर वाले गैमीटों को हम जो है इसके एक तरफ नोट करते हैं। पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इधर वाले गैमीटों को हमने इस तरफ नोट कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इधर वाले गैमीट हैं, दूसरी तरफ वाले जो गैमीट हैं, इन वाले गैमीटों को हम इधर नोट कर लेते हैं, इन वाले गैमीटों को हम इधर नोट कर लेते हैं। देखिए पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए दोनों तरफ प्राप्त होने वाले गैमीटों को हमने इस तरफ से लिख लिया। अब इनका जो है मिलान कराते हैं। देखिए ऊपर की साइड देखिए, इस साइड देखिए, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए आप कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखिए आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ पर देखें इस वाले में तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस वाले में देखिए आप चेकर बोर्ड में, तो यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस वाले में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में देखें ऐसे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस वाले में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस वाले में यहाँ देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसे ही इस वाले में देखें आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इस वाले में देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से 16 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। अब यदि इनका देखें गोल हैं या पीले हैं, झुर्रीदार हैं या हरे हैं, तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गोल पीला हो जाएगा, गोल पीला, ये भी गोल पीला हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई के कारण जो है। यदि इसे देखें तो ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई के कारण गोल पीला हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला हो जाएगा। एक भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखेगा तो गोल पीला होगा, उसके कारण ये कैपिटल आर की वजह से गोल होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है तो हरे रंग का होगा, गोल हरा। कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला हो जाएगा, गोल पीला। कैपिटल आर की वजह से गोल होगा लेकिन कैपिटल वाई नहीं है इसलिए हरा। कैपिटल आर कैपिटल वाई की वजह से गोल पीला हो जाएगा, गोल पीला, ये गोल पीला हो जाएगा। अब इस तरह देखिए कैपिटल आर नहीं है तो झुर्रीदार होगा और कैपिटल वाई की वजह से जो है पीला होगा, झुर्रीदार पीला। ये भी झुर्रीदार पीला होगा,
क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई है इसलिए पीला होगा। ये भी गोल पीला होगा, गोल पीला। इसे देखें तो गोल हरा होगा, इसे देखें तो झुर्रीदार पीला होगा, इसे देखें तो झुर्रीदार हरा होगा, झुर्रीदार हरा होगा। यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो देखिए गोल पीले हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, गोल पीले। दूसरा है गोल हरे कितने प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा है झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार पीले। और अगला है झुर्रीदार हरे कितने प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार हरे। यदि इनका हम अनुपात देखें तो गोल पीले 9 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, गोल पीले आते हैं 9। गोल हरे की यदि हम बात करें, गोल हरा 1, गोल हरा 2 और गोल हरा 3। झुर्रीदार पीले की यदि हम बात करें तो झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3। झुर्रीदार हरा की यदि हम बात करें तो 1। तो मेंडल को द्विसंकर संकरण में 9:3:3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात जब मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर के 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया, बीज की आकृति और बीज का रंग लेकर के क्रॉस कराया, तो इन्हें F1 पीढ़ी में गोल पीले हाइब्रिड पौधे प्राप्त हुए और F2 पीढ़ी में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे जो पौधे प्राप्त हुए वो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। इसे मेंडल का द्विसंकर संकरण कहा जाता है। ये नियम, मेंडल के वंशागति के नियम कितने हैं, कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। तो देखिए मेंडल ने जो अपने जो क्रॉस कराए थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, उन्हीं दोनों क्रॉस के आधार पर 3 नियम दिए थे। इन्हीं 3 नियमों को मेंडल के वंशागति के नियम कहा जाता है। अब ये 3 नियम कौन कौन से हैं, तो हम लोग जो हैं एक एक करके इन सभी नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके नियमों के बारे में बात करते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम किसे कहा जाता है, देखिए ये नियम इन्होंने एक संकर संकरण के आधार पर दिया था। जैसे या उदाहरण की यदि हम बात करें तो मेंडल ने एक संकर संकरण के दौरान लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और इसका था स्मॉल टी। यहाँ से गैमीट बने थे कैपिटल टी और यहाँ से बना था स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में इन्हें प्राप्त हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पौधे, जिसे कहा गया था लंबे और हाइब्रिड, लंबे और हाइब्रिड। अब सुनिए भाई, मेंडल का प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता का नियम क्या कहता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं या विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है और जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, तो जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है।
दूसरा है पृथक्करण का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम के विपरीत लक्षण, प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण, प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण गैमीट बनते समय, प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण गैमीट बनते समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग जाइगोट में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण में यदि हम देखें तो जैसे हमें F1 पीढ़ी में ये लंबे और हाइब्रिड पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इनका क्रॉस हम इन्हीं के साथ कराएं। अब यहाँ देखिए प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण, प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण ये गैमीट बनते समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट बनते समय एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर गैमीट बनते समय ये एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहे हैं, लेकिन पुनः ये जब निषेचन होगा तो निषेचन के दौरान ये पुनः आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी आपस में मिल गया और ऐसे ही यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया और ये स्मॉल टी मिल गया। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, गैमीट बनते समय ये एक दूसरे से अलग हो गए लेकिन पुनः आपस में मिल गए, अर्थात नष्ट नहीं होते, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो मेंडल के द्वितीय नियम अर्थात पृथक्करण के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े के विपरीत लक्षण गैमीट बनते समय अलग अलग हो जाते हैं लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोते, ये बाद में पुनः साथ साथ आ जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा नियम जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखते हैं भाई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की यदि बात की जाए तो इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षण, जब दो या दो से अधिक लक्षण, जब दो या दो से अधिक लक्षण एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनकी वंशागति का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना वंशागत होते हैं। इसे स्वतंत्र। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखते रहिए आरके कैटलिस्ट क्लासेस मेरे यानी कि रजनीश कुमार के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, किसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। देखिए हम लोग जो है मेंडलीय वंशागति में पढ़ चुके हैं एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण के बारे में। यदि हम एक संकर संकरण की बात करें तो एक संकर संकरण में मेंडल ने एक लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था। शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था तो इन्हें F1 पीढ़ी में लंबे और हाइब्रिड पौधे प्राप्त हुए थे, जो हाइब्रिड थे और लंबे थे। यहाँ पर देखिए दोनों ही लक्षण हैं तो इसलिए इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। अब सुनिए टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। अब देखिए F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का क्रॉस, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का क्रॉस जब उनके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का क्रॉस जब उनके अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो F2 पीढ़ी में पौधे 1:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अर्थात जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का क्रॉस उनके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 1:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब
यदि बैक क्रॉस की बात की जाए, बैक क्रॉस किसे कहा जाता है? यदि हम लोग जो है बैक क्रॉस की बात करें तो देखते हैं भाई बैक क्रॉस किसे कहते हैं। देखिए F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, यदि इनका क्रॉस हम चाहे प्रभावी जनक से कराएं और चाहे अप्रभावी जनक से, यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का क्रॉस चाहे इनके प्रभावी जनक से कराएं और चाहे अप्रभावी जनक से, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। लेकिन अगर अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। मित्रों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे हम लोग जो है इसके बाद बात करते हैं मेंडलीय अनुपात से विचलन की। देखते हैं नव मेंडेलियन क्या है और मेंडेलियन अनुपात से विचलन क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए मेंडलीय अनुपात से विचलन की यदि बात की जाए, नव मेंडेलियन की बात की जाए तो नव मेंडेलियन क्या होता है, मेंडेलियन अनुपात से विचलन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, देखिए एक वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। किस पर किया था? देखिए एक पौधा था जिसे कहा जाता है गुलावास। गुलावास का एक पौधा था जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलस जलापा। तो गुलावास के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने गुलावास के 2 पौधे लिए थे। एक ऐसा पौधा लिया था जिसमें पुष्पों का जो रंग था वो लाल था, आर से प्रदर्शित किया, और सफ़ेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। इनके जो गैमीट बनते हैं, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले होते हैं। अब देखते हैं क्या है ये। देखिए कार्ल कॉरेंस ने गुलावास में 1903 में एक क्रॉस कराया था, जिसमें इन्होंने 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया। के लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस जब सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ कराया गया तो लाल पुष्प को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया, सफ़ेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। यहाँ से गैमीट बना कैपिटल आर, यहाँ से गैमीट बना स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में इन्हें कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे प्राप्त हुए। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार इन्हें दोनों लक्षणों में से एक लक्षण आना चाहिए था, या तो लाल पुष्प का लक्षण आना चाहिए था या सफ़ेद पुष्प का लक्षण आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्राप्त होने वाले F1 पीढ़ी में जो पौधे थे ये गुलाबी थे और हाइब्रिड थे। गुलाबी और हाइब्रिड थे। अब गुलाबी रंग तो जनक में था ही नहीं, जबकि मेंडल कहते हैं कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है, और जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जबकि यहाँ पर इन दोनों में से कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है, गुलाबी रंग आ रहा है, तो ये मेंडेलियन अनुपात से विचलन कहलाता है और इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस यदि हम इन्हीं के साथ कराएं तो देखते हैं F2 पीढ़ी में हमें कौन कौन से पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यदि F2 पीढ़ी की बात करें तो यहाँ से हमें पौधे प्राप्त होते हैं, ये कैपिटल आर, यहाँ से ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से ये स्मॉल आर। अब यदि हम देखें तो ये कैसा है, कैपिटल आर वाला लाल है रंग में, ये दोनों गुलाबी होंगे
और इधर ये जो है ये सफ़ेद पुष्प वाला होगा, सफ़ेद पुष्प वाला होगा। अगर अनुपात देखें तो 1:2:1। तो देखते हैं भाई स्टार्टिंग से। जब कार्ल कॉरेंस ने 1903 में गुलामास के दो पौधों के बीच क्रॉस कराया, एक लाल पुष्प वाला पौधा था और एक सफ़ेद पुष्प वाला पौधा था। इनके बीच क्रॉस कराने पर इन्हें F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले पौधे प्राप्त हुए, जो कि मेंडेलियन अनुपात से विचलन है। अब इनका क्रॉस यदि हम इन्हीं के साथ कराएं तो F2 पीढ़ी में इन्हें 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि मेंडेलियन अनुपात से विचलन प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है या नव मेंडेलियन कहा जाता है, नव मेंडेलियन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार एक और जो है नव मेंडेलियन के अंतर्गत उदाहरण आता है जिसे सह प्रभाविता कहा जाता है। तो बात करते हैं सह प्रभाविता की। सह प्रभाविता क्या होता है, बात करेंगे सह प्रभाविता की। अब देखते हैं सह प्रभाविता के बारे में। देखिए सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस किसे कहा जाता है? सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब कोई लक्षण साथ साथ, अगर हम सह प्रभाविता की बात करें तो जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं या जंतुओं के बीच क्रॉस कराते हैं तो दोनों विपरीत लक्षण जब साथ साथ प्रभावी हो जाते हैं तो उसे सह प्रभाविता कहा जाता है। जब दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं और दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी हो जाएं तो उसे सह प्रभाविता कहा जाता है। ठीक उदाहरण की बात करें तो जैसे लाल गाय और सफ़ेद बैल के बीच क्रॉस कराया जाए, लाल रंग के बालों वाली गाय और सफ़ेद रंग के बालों वाले बैल के साथ क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनमें लाल रंग भी जगह जगह उपस्थित होता है और सफ़ेद रंग भी उपस्थित होता है, अर्थात चित्तकबरी संतानें उत्पन्न होती हैं जो कि सह प्रभाविता को प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। कि वंशागति के बारे में, रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है, कैसे होती है, खोजकर्ता कौन है, जीनी संरचना क्या होती है, आने वाली पीढ़ियों में क्या रक्त समूह होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखते हैं भाई, यदि मानव में रुधिर वर्गों की बात की जाए तो मानव में रुधिर वर्गों की बात की जाए तो मानव में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब बात आती है इनके खोजकर्ता कौन है। मानव में रुधिर वर्ग की खोजकर्ता की यदि बात करें तो हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में रुधिर वर्गों की खोज की थी। लेकिन यदि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की बात की जाए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। अब बात आती है कि रुधिर वर्गों की वंशागति की खोज किसने की थी। रुधिर वर्गों की वंशागति की खोज करता है वर्नस्टीन। 1925 में वर्नस्टीन ने रुधिर वर्गों की वंशागति की खोज की थी। अब यदि हम बात करें कि मानव में पाए जाने वाले रुधिर वर्ग जो हैं उन्हें किस जीनी संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात उनका जीनोटाइप क्या होता है। अब देखिए, अगर रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति है तो रुधिर वर्ग ए का जो जीनोटाइप होता है उसे प्रदर्शित किया जाता है IA या IA I0 द्वारा, IA या IA I0 द्वारा। अगर कोई रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति है तो उसकी जीनी संरचना होती है IB या IB/I0 द्वारा। अब AB रक्त समूह की यदि हम बात करें तो उसकी जो जीनी संरचना है उसे प्रदर्शित करते हैं IA/IB द्वारा और O रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करते हैं I0 द्वारा।
अब देखते हैं इनकी वंशागति कैसे होती है। ये तो जीनी संरचना की बात हो गई, अब इनकी वंशागति की बात करते हैं। देखते हैं भाई किस तरीके से इनकी वंशागति आगे बढ़ती है और किस तरीके से नेक्स्ट पीढ़ी में ये रुधिर समूह ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर किस तरीके से इनकी वंशागति होती है। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं एक कोई पुरुष जिसका रक्त समूह ए है, पुरुष जिसका रक्त समूह ए है, उसका विवाह किसी ऐसी महिला से हो जाता है जिसका रक्त समूह बी है। किसी ऐसी महिला से उसका विवाह हो जाता है जिसका रक्त समूह बी है। तो आपसे पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, एक कोई पुरुष जिसका रक्त समूह ए है उसका विवाह एक ऐसी महिला से होता है जिसका रक्त समूह बी है, इनकी संतानों में किस रक्त समूह की संभावना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से रक्त समूह इनकी संतानों में पहुंच सकते हैं। अब रक्त समूह ए को प्रदर्शित करने के लिए जो जीनोटाइप था वो था IA। पहले हम समयुग्मजीय स्थिति देखते हैं, उसके बाद विषमयुग्मजीय की बात करेंगे। तो देखिए IA और बी को प्रदर्शित करने के लिए जो जीनोटाइप था IV। अगर इनका क्रॉस यहाँ करा दिया जाए तो यहाँ से जीनोटाइप जो बनेगा, गैमीट जो बनेंगे वो है IA और यहाँ से बनेगा IA। इधर जो गैमीट बनेंगे वो IV और यहाँ से बनेगा IV। अब इनका क्रॉस यदि हम कराएं तो देखते हैं इनका क्रॉस कराने पर यहाँ से बना IV, इसका क्रॉस इससे कराने पर बना IV, इसका क्रॉस कराने पर IV, इसका क्रॉस कराने पर IV अर्थात जितनी भी संतानें होंगी उन सभी में उन सभी में AB रक्त समूह होगा। लेकिन ये समयुग्मजीय स्थिति में है। अगर हम विषमयुग्मजीय में देखना चाहें तो क्या होगा, तो देखते हैं भाई विषमयुग्मजीय स्थिति में क्या होता है। यहाँ पर विषमयुग्मजीय स्थिति की यदि बात की जाए तो देखते हैं किस तरीके से जो है इसकी वंशागति होती है। विषमयुग्मजीय स्थिति में लेकर देखें तो यहाँ से हमने लिया IA, यहाँ से हमने लिया IB, क्योंकि इनके द्वारा भी रक्त समूह को प्रदर्शित कर रहे थे। जस्ट अभी हम लोगों ने जीनोटाइप की बात की थी। तो यहाँ से गैमीट बनेगा IA, यहाँ से बनेगा I0, यहाँ से गैमीट बनेगा IV, यहाँ से बनेगा I0। अगर संतानों में देखें कौन सा रक्त समूह होगा तो यहाँ से इसके साथ जाएगा तो यहाँ से बनेगा IA, IV, ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ से बनेगा IA, I0, ये इसके साथ जाएगा तो IV, I0, ये इसके साथ जाएगा तो I0। अब देखिए IA, रक्त समूह AB को प्रदर्शित करेगा, IA, रक्त समूह A को प्रदर्शित करेगा, IB, रक्त समूह B को प्रदर्शित करेगा, I0, रक्त समूह O को प्रदर्शित करेगा। अर्थात इनकी समस्त संतानों में 25% संतानों में 25% संतानों में रक्त समूह AB होगा, 25% में A होगा, 25% में B होगा और 25% में O रक्त समूह पाया जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर के इनकी वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं RK कैटलिस्ट क्लासेस, देखते रहिए मेरे यानी कि रजनीश कुमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।